हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के क्लास में कुछ ट्रिगोनोमेट्री का इम्पोर्टेंट जो सवाल है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे लोग मैट्रिक का एग्ज़ाम दे चुके हैं, है ना, 10th का जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं, हो सकता है कि उनको ये सवाल काफ़ी आसान लगे, है ना। लेकिन कुछ बच्चों के लिए सवाल काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। आप क्वेश्चंस को देखिए और सोचने का प्रयास कीजिए कि ये सवाल कैसे बन सकता है। कुछ लोगों के लिए तो काफ़ी आसान होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी हो सकता है। तो इसको सॉल्व करने में मैं आपकी हेल्प करता हूँ। देखिए, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा इक्वल टू हमको प्रूव करना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब कैसे इसमें आगे बढ़ना चाहिए इसको हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम एक फार्मूला का सहारा लेंगे। ठीक है, फार्मूला पहले मैं लिख देता हूँ। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसका दो फार्मूला होता है, एक होता है गुणनखंड वाला और एक जो आप जानते हैं जो सिंपल फार्मूला है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये इसका फार्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू का ये फार्मूला है। इस फार्मूला का यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। अब देखते हैं करना कैसे है। तो आपका जो LHS है, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, साइन पर पावर 6 थीटा है, इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। आपको ये बात पता होना चाहिए कि पावर के ऊपर अगर पावर रहता है, पावर के ऊपर अगर पावर रहता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, गुना हो जाता है। तो 2 गुना 3 6 है पावर। तो पावर 6 वाले को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब करना क्या है, अंदर वाले को इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, है ना। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। इस फॉर्मूला को आपको लगाना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो क्या है फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब क्या हुआ, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका होल क्यूब, इसका होल क्यूब माइनस 3ab। तो ए हम किसको माने हैं, ए माने हैं साइन स्क्वायर थीटा को, और बी किसको माने हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को। तो -3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी के जगह पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात ठीक है। फॉर्मूला के अनुसार जो है सबका वैल्यू हम रख दिए। अब आपको ये बात पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। और 1 पर कुछ भी पावर रहेगा तो 1 ही रहेगा। तो इसका मान 1 हो गया। माइनस, अब यहाँ पर गौर कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू 1 हो गया। तो बचा कितना, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब मिलाइए, यही आपको प्रूव करना था, इक्वल टू RHS। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं। सिंपल सिंपल सवाल है, सिंपल सिंपल फार्मूला है। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जिसमें कि आप अलग अलग तरह का इस तरह का क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखिएगा। और क्लास 11th में जो चैप्टर्स है वो ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा है ये। लेकिन क्या है ना कि ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसका कि बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है हर जगह। हर जगह बोले तो जैसे कि 12th में कैलकुलस पढ़िएगा तो बिना ट्रिगोनोमेट्री का आपको समझ में नहीं आएगा। ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूला है उसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, चाहे वो कैलकुलस हो, चाहे वह वेक्टर हो, चाहे वो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री हो। तो हर जगह इसका इस्तेमाल भरा हुआ है। और मैथमेटिक्स तो छोड़िए, फिजिक्स में भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो त्रिकोणमिति या ट्रिगोनोमेट्री जो इसको बोलते हैं, इसको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा, जो बच्चे 12th पास कर गए हैं, जो बच्चे 12th पास कर गए हैं, या जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं और 11th को ठीक से नहीं पढ़े हैं, 11th का त्रिकोणमिति नहीं जानते हैं, तो एक बात आप कन्फर्म मान लीजिए कि 12th पास करने के बाद, है ना, 12th पास करने के बाद अगर आपको फॉर्म भरते हैं कंपटीशन का, है ना, किसी भी टाइप का कंपटीशन हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, SSC हो,
तो वहाँ आपको 11th का जो है ना 11th का काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछा जाएगा। काफ़ी ज़्यादा बोले तो लगभग 45%। अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 में 45 क्वेश्चन तो आपको 11 से पूछा जाएगा, है ना। अगर आप 11th का चैप्टर नहीं जानते हैं तो कंपटीशन नहीं निकल सकता आपका किसी भी हालत में। तो इस बात का इम्पोर्टेंस समझिए कि 11th का सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप 12th पास कर जाते हैं इसका ये नहीं मतलब है कि आपको बढ़िया जॉब मिल जाएगा, है ना, या बढ़िया आप कंपटीशन निकाल लीजिएगा। जब तक 11th का सिलेबस आपको नहीं पता है तो कंपटीशन निकलेगा नहीं, कंपटीशन निकलेगा नहीं, आपको जॉब मिलेगा नहीं। तो इस भ्रम से बाहर निकलिए। 11th का जो चैप्टर है नहीं पढ़े हैं तो पढ़ना शुरू कीजिए उसको, है ना, उसको सीखना जरूरी है। तो 11th का क्लास हम शुरू कर चुके हैं। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग 12th में पढ़ रहे हैं, जो लोग 12th पास कर चुके हैं, वो भी 11th पढ़िए, है ना, क्योंकि 11th को बिना पढ़े जो है कंपटीशन आप नहीं निकाल पाइएगा। ये एक सच्चाई है, आप इसको मानिए नहीं मानिए आपकी मर्जी है। चलिए, इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि sec टू दी पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 टू दी पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये हमको साबित करना है। अब ये किस तरह से आप साबित कर सकते हैं, इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि बाएं तरफ जो है ये सेक में दिया हुआ है और हमको जो प्रूव करना है वो 10 में दिया हुआ है। तो हम सेक से 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे बदलेंगे, तो इसका तरीका समझिएगा ध्यान से। आप क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। एलएचएस का फुल फॉर्म क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपको पूछा जाए कि इस दोनों में हमको कॉमन लेना है, इस दोनों में हमको कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या आएगा? तो कॉमन आप साफ साफ देख सकते हैं, पावर 4 है और स्क्वायर है। तो जनरली हम लोग छोटा वाला पावर कॉमन लेते हैं। तो दोनों में से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए। अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा और इसके जगह पर बचेगा 1। ये बात क्लियर है? चलिए, उसके बाद अब क्या करेंगे? सेक स्क्वायर थीटा इंटू, है ना, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? ये होता है 10 स्क्वायर थीटा। जिनको नहीं पता है नोट कर लीजिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? 10 स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा के बदले में हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, है ना। सेक स्क्वायर थीटा का ये फॉर्मूला होता है। और बाहर में यहाँ क्या है? यहाँ है 10 स्क्वायर थीटा। अब इस 10 स्क्वायर थीटा से क्या कीजिएगा? आप दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, गुना कीजिए। तो गुना करने के बाद ये क्या हो जाएगा? देखिए, पहले 1 में गुना कीजिए तो ये हो गया 10 स्क्वायर थीटा, और फिर इसमें गुना कीजिए तो गुना करने में पावर जुटता है, तो 2 प्लस 2 पावर 4 हो जाएगा। तो 10 पर पावर 4 थीटा। यही हमको प्रूव करना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर समझाते हैं। इतना बराबर इतना प्रूव करना है, तो हमने क्या किया? पहले इस दोनों में कॉमन लिया। कॉमन क्या दिख रहा है? सेक स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो अंदर में क्या बचा? अंदर में बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मतलब होता है 10 स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा के बदले में हम क्या लिख दिए? इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और बाहर में 10 स्क्वायर थीटा है, इससे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई किए इतना आ गया। यही प्रूव करना था। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 प्लस 10 थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। अब ये क्वेश्चन कैसे साबित करेंगे इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या करना है। एकदम आसान सवाल है, एकदम सिंपल, कुछ भी मुश्किल इसमें नहीं है, बस सोचना आपको सही तरीके से है। तो कैसे सोचेंगे? तो एकदम सिंपली आपको क्या लगता है, देखने से क्या लगता है? देखने से लगता है कि अगर हम एलसीएम लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो चलिए हम एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा? इतना गुना इतना, यानी कि सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1, ये इसका एलसीएम आ गया।
एलसीएम जिस तरीके से लेते हैं आप, ये चला जाएगा इसके पास, तो यहाँ हो जाएगा टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, और ये चला जाएगा इसके पास, टेन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह से लघुत्तम लेते हैं उस तरह से लघुत्तम लेना है। इसके बाद ध्यान दीजिए, ऊपर में मेरे पास दो टर्म है, एक ये है एक ये है, इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है कि टेन थीटा यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम टेन थीटा कॉमन ले लिए। अगर हम टेन थीटा कॉमन लेते हैं तो यहाँ मेरे पास बचेगा कितना, सेक थीटा प्लस 1, और यहाँ मेरे पास बचेगा सेक थीटा माइनस 1। ये बात क्लियर है? अच्छा, नीचे में क्या हो सकता है, नीचे वाले को थोड़ा छोटा करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पर गौर कीजिए, अंदर में कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 और 1 कट जाएगा, 1 1 कैंसिल हो गया। चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ देखिए ऊपर में है टेन थीटा सेक थीटा प्लस सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा, दो बार है ना, तो 2 सेक थीटा हो गया। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, ये होता है टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ टेन थीटा है और यहाँ टेन स्क्वायर थीटा है, तो इससे एक बार ये कट जाएगा, तो कटने के बाद क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 सेक थीटा, और नीचे एक बार कट गया तो बचेगा टेन थीटा। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, कितना लाना है, लाना है 2 कॉसेक थीटा। तब कॉसेक में इसको हम कैसे बदल सकते हैं, तो कॉसेक में बदलने के लिए काम करेंगे, देखिए अब ध्यान से, सेक है ना, तो इसको लिखिएगा 2 बाई कॉस थीटा, 2 बाई कॉस थीटा, और टेन थीटा के बदले में लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये बात क्लियर है? टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस थीटा। अब ये कॉस और ये कॉस कट जाएगा, दोनों का हर समान है, दोनों का हर कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 2 बाई साइन थीटा, तो 2 बाई साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 इंटू कॉसेक थीटा। आपको पता है कि साइन का उल्टा यानी 1 बाई साइन बन गया कॉसेक, तो 2 कॉसेक थीटा लाना था, ये मेरा हो गया प्रूव। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से एक बार हम रिपीट करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री जो है, मैथमेटिक्स का जितना भी ब्रांचेज है उसमें सबसे ज़्यादा आपको ऐसा महसूस होगा कि सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है ना। कैलकुलस, क्लास 12 का कैलकुलस हो, वेक्टर हो, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री हो, या फिजिक्स का जो बहुत सारा फॉर्मूला डिराइव करते हैं, हर जगह आपको त्रिकोणमिति मिलेगा, साइन कॉस टेन हर जगह मिलेगा। तो ट्रिगोनोमेट्री का बहुत सारा फॉर्मूला है, बहुत सारा चैप्टर है, कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, सब मल्टीपल एंगल, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं या ठीक से नहीं पढ़ते हैं, क्लास 11th का क्लास को छोड़ देते हैं या उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जिसके वजह से होता क्या है कि क्लास 12th में जब वो जाते हैं तो उनको बहुत सारा बात समझ में नहीं आता है। और धीरे धीरे क्या होता है ना कि अगर आपको लगातार बहुत सारा चीज़ समझ में नहीं आता है तो आपका इंटरेस्ट कम होने लगता है, और एक बार पढ़ाई से अगर इंटरेस्ट कम होना शुरू हो गया तो ये आपके करियर को बहुत ही मतलब बुरे तरीके से ख़त्म कर देगा, और आपको इसका एहसास जब तक होगा तब तक काफ़ी लेट हो जाएगा। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो कि सीक्वेंसली चलता है, सीक्वेंस में। अगर आप 9th ठीक से नहीं पढ़े हैं तो उसका असर 10th पर पड़ेगा, 10th ठीक से नहीं पढ़े हैं तो उसका असर 11th पर पड़ेगा। तो उसमें लॉजिक ये है ना कि अगर किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन कमज़ोर है, को आपको एक बड़ा बिल्डिंग बनाना है, उसका नींव कमज़ोर है, फाउंडेशन कमज़ोर है, और आप चाहते हैं कि हम एक बड़ा बिल्डिंग बना दें, तो वो बनेगा नहीं, और बनाने का कोशिश कीजिएगा तो भी नहीं बनेगा और गिर जाएगा वो, ठीक है। तो ये जो क्लास 11th है ये फाउंडेशन का काम करता है। आगे चल करके अगर आपको कोई भी बड़ा कंपटीशन निकालना है, अगर आपके मन में कोई इरादा है कि हमको जॉब करना है, हमको एक प्रेस्टिजियस जॉब करना है, हमको यूपीएससी निकालना है, बीपीएससी निकालना है,
तो उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंड तैयार करना होगा, और स्ट्रॉन्ग माइंड सोचने से तैयार नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने सिलेबस को समझना पड़ेगा, और एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि किस तरीके से पढ़ा जाए। हर दिन का एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, कितना टाइम हमको डेडिकेट करना है मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इंग्लिश में, ताकि आने वाला जो टाइम है, जो करियर है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने। तो ये सिर्फ ख्याली पुलाव बनाने से नहीं होगा, एकदम बैठ के शांति से आपको स्थिर होकर सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप इग्नोर करेंगे चीज़ों को या चीज़ों को टालेंगे, तो धीरे धीरे ये एक बड़ा समस्या बन जाएगा। और सबसे बड़ा बात यह है कि इस बात का एहसास आपको जब जब तक होगा, तब तक समय आपके हाथ से निकल जाएगा। तो जो लोग, बच्चे लोग मैट्रिक का एग्ज़ाम दे चुके हैं, 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं, 11th में आ चुके हैं, वो पढ़ाई के प्रति सीरियस हो जाइए। क्योंकि 11th और 12th का सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है, और 10th के मुकाबले में वो डिफ़िकल्टी का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले तो आपके 10th के सिलेबस से कम 8 से 10 गुना भारी है। और अगर इतना ज़्यादा भारी है और उसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी नहीं करते हैं, तो आपका बहुत ही बुरा हाल हो सकता है, ठीक है। इस बात को आप एकदम ध्यान में रखिए, ठीक है। तो मैथमेटिक्स काफ़ी स्कोरिंग पेपर होता है। अगर आप ठीक से पढ़ते हैं तो मैथ में तो आपको 90, 95, इवन 100 में 100 भी आता है, ठीक है। लेकिन वो सबको नहीं आता है। जो लोग उसके लिए सही मायने में ईमानदारी से कोशिश करता है, उन लोग को आता है। ऐसा नहीं कि आप सोच लीजिएगा तो आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अभी क्लास 11th का एक बैच शुरू हो चुका है, जिसका कि टाइम शाम में 4 से 5 है। तो जो लोग डेमो क्लास करना चाहते हैं, आकर के 10 दिन 15 दिन आप डेमो क्लास कर सकते हैं, ठीक है। और अभी त्रिकोणमिति चल रहा है, हालांकि अभी जस्ट ये डेमो क्लास है, बेसिक क्लास चल रहा है। अभी सिलेबस मैंने स्टार्ट नहीं किया है। त्रिकोणमिति का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको कंप्लीट करने के बाद सेट थ्योरी हम स्टार्ट करेंगे, जो कि पहला चैप्टर आपके 11th का, ठीक है। और एनसीईआरटी और केसी सिन्हा का बुक है, जो कि काफ़ी बढ़िया बुक माना जाता है। एनसीईआरटी का बुक तो पूरे कंट्री में चलता है, और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए केसी सिन्हा बेस्ट बुक है। वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स दिया है, काफ़ी सवाल दिया है ना। और सबसे अच्छी बात क्या है कि केसी सिन्हा का कि उसमें टाइप वाइज करके दिया है ना। टाइप 1 का सवाल थोड़ा आसान है, टाइप 2 का थोड़ा हल्का भारी है, टाइप 3 का थोड़ा ज़्यादा भारी है, और टाइप 4 का काफ़ी ज़्यादा भारी है। तो उसमें क्या है कि ग्रेजुअली आप सोचने का तरीका आपका डेवलप होगा। दूसरी बात क्या है कि जो एक कॉमन प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये कॉमन प्रॉब्लम है कि कोई चैप्टर जैसे आप बना रहे हैं, कोई चैप्टर अगर आप बना रहे हैं और आपसे कोई सवाल नहीं बना, एक सवाल 2 सवाल आपसे नहीं बन पा रहा है, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि एक बार ट्राई किए, नहीं बना, छोड़ दिए, और फिर आगे भी क्वेश्चंस को ट्राई नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत ही गलत तरीका है। पढ़ाई करने का एक प्रॉपर तरीका जो होना चाहिए वो ये नहीं है। किसी भी कोई भी क्वेश्चन, देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर बनाते हैं और आपसे नहीं बन पा रहा है, तो मेरा ये कहना है कि क्वेश्चंस का बनना ज़रूरी नहीं है। अगर आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं बनता है तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी ये है कि आपने कितनी बार अटैम्प्ट लिया, कितना बार प्रयास किया, एक क्वेश्चन को कितना मिनट आपने समय दिया, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ठीक है, एक पूरा दिन, है ना। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि आपको लगता है कि आपसे सवाल नहीं बन रहा है, ऐसा आपको लगता है। लेकिन जितनी देर आप उस सवाल के साथ फाइट करते हैं, जितना देर आपका दिमाग उस सवाल के साथ लड़ता है, तो उतना देर जो है ना उस दिमाग में थिंकिंग चालू रहता है, और दिमाग के सोचने का कैपेसिटी बढ़ जाता है। इस बात को बहुत लोग जो है महसूस नहीं कर पाते हैं। तो सवाल को बनाना या सवाल का बन जाना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सवाल का बनना बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप 10 क्वेश्चन बनाइए और 10 का 10 सवाल आपसे नहीं बनता है, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने 10 सवाल में 2 घंटा समय दिया, आपने दिमाग लगाया, ठीक है, प्रयास किया। उस प्रयास करने के दौरान जो है आपका मानसिक क्षमता सोचने का बढ़ता है, ये चीज़ ज़रूरी है। अगर आप इस प्रैक्टिस को जारी रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं आने वाले 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए, तो आपको महसूस होगा कि आपका जो कैपेसिटी है सोचने का, वो कई लोगों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये सिर्फ पढ़ाई में लागू नहीं होता है, आम प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने दिनचर्या के लाइफ में आप बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है लाइफ में, ठीक है, जिसको कि सॉल्व करने के लिए आप हाथ पैर मारते हैं, प्रयास करते हैं। काफ़ी लोग ऐसा भी होता है कि जो प्रॉब्लम्स को देखता है, प्रॉब्लम्स को महसूस करते ही पीछे हट जाता है।
तो वैसे लोग कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं किसी भी फील्ड में, ठीक है ना। तो ज़रूरी क्या है कि प्रॉब्लम से भागना नहीं है, प्रॉब्लम्स को फेस करना है। प्रॉब्लम्स को फेस करते करते आपका माइंड इतना मजबूत हो जाएगा कि बड़ा से बड़ा काम आप चुटकी में कर लीजिएगा। जैसे नहीं होता है कि कोई बड़ा बड़ा कंपटीशन निकाल देता है, यूपीएससी का, बीपीएससी का, आईआईटी का, इस टाइप का, कैसे निकालता है? उसका मेंटल एबिलिटी उस लेवल का है कि उस प्रॉब्लम्स को वो फेस कर सकता है, या इतना प्रैक्टिस किया है कि उसके लिए बिल्कुल आसान हो गया है। लेकिन अगर आपने कभी भी उस लेवल का प्रैक्टिस नहीं किया है, या प्रॉब्लम्स को देखते ही आप छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं, तो आप इस बात को बिलीव कीजिए कि आप कभी भी बड़ा काम नहीं कर पाइएगा। आपको हमेशा छोटा मोटा काम करना पड़ेगा और उससे गुजारा चलेगा नहीं। तो ये एक छोटा सा मैसेज था, पढ़ाई के बहाने मैंने आपको एक मैसेज दिया। पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, हर जगह लोग पढ़ाई कर रहा है, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं पढ़ने वाले जिसमें कि जो लोग हाईली सक्सेसफुल हैं उनका परसेंटेज काफ़ी कम है। तो उसका कारण है कि सिर्फ पढ़ने से आपको वो सक्सेस नहीं मिल सकता है। आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है, आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो सोचने का तरीका है, या प्रॉब्लम्स के साथ जो लड़ने का आपका क्षमता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कम देर भी पढ़ते हैं, अगर आप 2 घंटे भी पढ़ते हैं तो भी चलेगा, लेकिन हाँ, आपका एटीट्यूड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपके थिंकिंग में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होना चाहिए और आपका एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए। अगर आपका एनर्जी लेवल डाउन है, बहुत एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं, तो भी प्रॉब्लम है। ये सब चीज़ जो है ना, आपको ज़रूरी है जानना। सिर्फ किताब खोल के बैठ गए, है ना, 4-5 क्वेश्चन बना लिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आपका आगे का पिक्चर क्लियर नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है, और जाना क्यों है, और जाना कैसे है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। जब ये क्लैरिटी आपके पास रहेगा तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ये एक छोटा सा मैसेज था, ठीक है। और 11th का क्लास जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए बैच स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप मॉर्निंग में क्लास करना चाहते हैं तो वो बैच अभी जस्ट स्टार्ट होने वाला है, परसों से स्टार्ट हो जाएगा। उसका टाइम मॉर्निंग में 7 से 8 है, और इवनिंग वाले में मेरा 3 क्लास हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग आइए, मोस्ट वेलकम, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।